चलो स्टार्ट करते हैं आज का मैथमेटिक्स सेशन 30 आउट ऑफ 30 रीट, जिसमें हम मैथ्स के 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हमारा जो आज का जो लक्ष्य होगा वो लगभग हमेशा की तरह 30 में से 30 क्वेश्चन राइट करने का होगा। चलो चलते स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाँ कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, और टाइम, ठीक है, टाइम को भी हमें इम्पोर्टेंस देना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, 91 मैथ सेशन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, और मैथ सेशन के अंदर हम इसका पेन का साइज थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। ये आ जाओ भाई, अरे आ जाओ भाई। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको अनुपात के बारे में पूछा गया है, सापेक्ष अनुपात। तो आप पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 12 रुपए और 60 पैसे के 2/3 भाग। जब भी किसी चीज का, किसी वैल्यू का आपको भाग पूछे तो वो हमेशा उसका गुणन होता है, हमेशा उसका गुणन होता है। तो कितना भाग, 12 रुपए 60 पैसे का 2/3 भाग 21, और ये किसके सापेक्ष पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात ले लेते हैं। पूछ रहा है 21 का कितना 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात क्या होगा। इनके सापेक्ष अनुपात पूछ रहा है तो ऐसे अनुपात लिख देंगे अपन। ठीक है, किसी के सापेक्ष पूछ रहा है तो इतना। जब हम इसको काटते हैं तो काट के देख लेते हैं। देखो मैंने इसको काटा 3 से, कितनी बार गया, 3 का भाग 4 बार पॉइंट, और 6 में कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 8। अब एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ गया, पॉइंट। ठीक है, 21 इंटू 0.6। अगर आप इसको और काटना चाहते हैं तो और काट सकते हैं, और काटने का तरीका भी वही होगा। या फिर इसको गुणा करना चाहते हैं तो इसको गुणा भी कर सकते थे सीधे, आप इसको गुणा भी कर सकते थे। तो गुणा करके देखते हैं अपन कितने हो गए, 6 और 12। एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है। अब इसको 4 से करके देख लेते हैं। ये गया 2.1 अनुपात, ये हो जाएगा कितना आंसर इसका हो जाएगा, अच्छा ये उससे जाएगा नहीं, उससे जाएगा नहीं, तो इसको 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6:3 अनुपात 4:2। ओके, 21 से ही कट रहा है, 21 से काट देते हैं, 21 से 2 अनुपात 0.3। पॉइंट दोनों की तरफ से हट जाएगा तो अनुपात हमारा सिंपल सा अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। और 2:3 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल तरीका आपको अपनाना है। बस चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या का भाग पूछे, किसी संख्या का भाग, वो हमेशा उसका क्या होता है, गुणन होता है, हमेशा उसका गुणन ही होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 92 कह रहा है एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, एक वर्ष में दिन कितने होते हैं। तो जनरली हम एक वर्ष के अंदर दिन काउंट करते हैं 365 दिन, और हम कहते हैं कुल कितने सप्ताह होंगे, सप्ताह के अंदर दिन कितने होते हैं, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। तो 365 दिनों के अंदर एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने एक एक नियम वाला रूल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं हम उसके अंदर। तो उसमें लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि 7 दिन का एक सप्ताह बनता है, तो 365 दिन के कितने सप्ताह बनेंगे, 1/7 इंटू 365। 7 का भाग जब 365 में देते हैं तो 7 बच्चे 35, असल का 1 15, और 15 में 2 कितनी बार गया, 2 बार। तो कितने सप्ताह होंगे जनरली, 365 में 12 सप्ताह हो गए, एक दिन बचेगा। अब वो एक दिन तो सप्ताह में काउंट करें कैसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 53 की तरफ। 53 की तरफ चलते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखते हैं। 53 क्वेश्चन के अंदर देखा हमने कि ये 60 डिग्री है,
ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और हमें पूछा है ये वाला एंगल। बहुत ही सिंपल, आपको पता है एक सरल रेखा के अंदर एंगल कितना होता है, सरल रेखा के अंदर 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपको 60 पता है, 45 पता है, यानी 60 और 45 कितने हो गए, अगर हम काउंट करें तो 60 और 45 कितने हो गए, 60 प्लस 45 कितने हो गए, ये हो जाएंगे 105। अब हमको पता है कि पूरा एंगल जो है वो कितना है, 180 है, और ये दोनों अगर इनमें माइनस कर दे तो ये वाला एंगल आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। तो 105 माइनस करेंगे, जैसे ही 105 माइनस करेंगे कितने बचेंगे हमारे पास, 75। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट 94 की तरफ। अच्छा, तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट 94 क्वेश्चन के अंदर। एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर, छात्र ने क्या किया, फर्श पर अपनी पुस्तक रखी। ये छात्र की पुस्तक थी, इसने फर्श पर रखी, फर्श पर पुस्तक रखकर चारों ओर पेंसिल से लाइन खींच दी, चारों ओर पेंसिल से लाइन खींच दी। खींची गई लाइन की लंबाई का योगफल है। अब उसने मानो यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट किया, चारों तरफ पुस्तक के क्या खींच दी, लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये लाइन खींचने से आया क्या, हमारे पास क्या आया, उसका परिमाप आया। क्या आया, उसका परिमाप आया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, किसका परिमाप आ गया, उस किताब का परिमाप आ गया। 95 की क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो 95 क्वेश्चन के अंदर हम जब बात करते हैं तो देखते हैं 95 जो है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा किसके केंद्रित रहता है, बाल केंद्रित रहता है, बाल केंद्रित रहता है। ये हमेशा किसके केंद्रित रहता है, बाल केंद्रित रहता है। तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट। 96, मूल्यांकन किया जाता है। हम मूल्यांकन किसका करते हैं, जो हमने प्राप्त किया उसका करते हैं। तो हम मूल्यांकन जो करेंगे, हमने जो प्राप्त किया, मान लो हमने क्या प्राप्त की, उपलब्धियां प्राप्त की, उस उपलब्धियों के ऊपर मूल्यांकन करेंगे। इसका आ जाएगा कौन सा, उपलब्धि की जांच करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं 97 की। देखो 97 का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं। अरे भाइयों, 2 घंटे में सेकंड की संख्या कितनी हो गई, तो 2 × 60 कर देंगे। 2 घंटे में सेकंड की संख्या कुछ नहीं, ये हो गए मिनट। अब मिनट से और सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये कर लो, 2 घंटे को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 × 2। अभी तक हमारे पास कितना है, 36 दूना 72, ठीक है। ये तो हो गए 2 घंटे को कन्वर्ट। अब बात करते हैं 20 मिनट को कन्वर्ट। तो 20 मिनट को क्या 60 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। भाई 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, वही बात है, ठीक है। तो इसको किया तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 6 को 2 से गुणा किया 12। अब पीछे कितने बचे, 53 सेकंड और बचे, इनको और जोड़ दो 53। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 53। 2 और 2 4, 7 और 1 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। ओके, चलते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ। एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब घनाभ है, घनाभ का अगर सूत्र हम बात करें, घनाभ के सूत्र की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। घनाभ का सूत्र देखो, घनाभ के सूत्र की बात करें तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर साथ में दोनों की बात कर लेते हैं, घन और घनाभ दोनों की बात हम साथ में कर लेते हैं। देखो घन जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, घन जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, सभी भुजाएं समान होती है। घनाभ जो होता है वो एक बेसिकली एक आयत के ऊपर निर्मित होता है, ठीक है। उसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, कुछ ऊंचाई होती है, ठीक है। तो अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो इसका आयतन क्या होता है। अगर इसके आयतन की बात करें तो a क्यूब, इसका आयतन क्या हो जाएगा, LBH। ओके, अगर इसकी बात करें कि इसका जो
कमरे का या उसके अंदर का क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर, 6 है, 6 फलक है, ठीक है। और इसकी बात करें तो 2lb लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल का सूत्र। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फर्स्ट 2lb bh lh, ठीक है, ये हो जाएगा घनाभ का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 98 क्वेश्चन की तरफ। तो 98 क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं। हाँ, तो 98 क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं, तो इसको एक मिनट थोड़ा सा, चलो बात करते हैं 99 क्वेश्चन के ऊपर। तो 99 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे, स्टार्ट करते हैं 99 क्वेश्चन, ठीक है। 99 क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है हमें कि 1:15 जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं इनके बीच में कोण क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इसके बारे में देख लेते हैं हम, किस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम सबसे पहले अगर मिनट और घंटे के बीच में, सुइयों के बीच में कोण का पूछा जाए तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा बराबर 1/2 मोड 60h माइनस 11m। तो यहाँ पे जो h का मतलब है उसका मतलब है यहाँ पे और से है, और जो ये m का मीनिंग है यहाँ पर वो उसका मीनिंग है यहाँ पे मिनट, कितने मिनट हुए। तो इसके अंदर जैसे ही हम 1 और 15 रखेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो रख के देख लेते हैं, ये लो 60 इंटू 1 माइनस 11 इंटू 15। तो हमने आगे देखा क्या हो जाएगा, 1/2 60 माइनस 165। और हम अगर इसको आगे करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 165 में 60 गए, हमारे पास आ जाएंगे 5, ठीक है, माइनस के। जैसे ही मोड हटाएंगे, मोड हटेगा तो हमेशा क्या बचता है, पॉजिटिव नंबर। हमेशा जैसे मोड हटता है हमेशा क्या आता है, कोई भी संख्या हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्या बन जाती है, पॉजिटिव नंबर बन जाती है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 52.5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी कितने डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर नहीं दे रखा है 52.5, इसलिए ये यहाँ पे आंसर हमारा जो होगा वो कितना होगा 52.5, यानी 52.5 डिग्री यहाँ पे हमारा आंसर होगा। एक तरीका और है इसको करने का, 100 क्वेश्चन, ठीक है। जब भी हम 100 क्वेश्चन की बात करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हटाना किसको है, सबसे पहले अगर किसी संख्या के ऊपर बार है, ठीक है, इसको वेनिकुलम, जो वेनिकुलम है उसको हटाएंगे अपन, वेनिकुलम लाइन को, ठीक है। उसके बाद में छोटा कोष्टक, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में मझला कोष्टक, ठीक है, और उसके बाद में बड़ा कोष्टक। तो सॉल्व करने का तरीका कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपन ये वाला, 11 में से 5 गए, तो 11 में से 5 गए, आप बताओ मुझे कितने बचे, 11 में से 5 जाने पर कितने बचते हैं, 6 बचते हैं, ठीक है, माइनस 18। अब बचे हमारे पास ये वाला कॉलम, ठीक है। तो इसमें से आप बताओ 18 में से 6 के बचे कितने, 12, बाहर कितने बचे, 13। अब मुझे बताओ 13 है, 13 में से 12 जोड़ दो। तो हमें एक एक स्टेप आगे चलते जाना है, 13 में 12 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 25। अब उसके आगे बाहर कितने, 12 और बचे हुए, ये लो 12, ये भी जोड़ो। जब ये जोड़ते हैं तो हमारे पास आती है संख्या कितनी, 7 और 3, ठीक है, 7 और 3। और उसके बाहर आती है 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ 7 42, 2 हासिल के 4, 6 3 18 और 4 22। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 3। आंसर जो आया वो कितना आया, 3। एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं ना। आपको जब आपको इधर तो आप जा नहीं सकते, तो आप धीमे धीमे इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो आप एक चीज देखें, किसी भी दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या जो होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। परिमेय संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। अब इसका आपको कैसे याद रखना है, आप एक चीज देखें, 1 और 2 के बीच में आप कितनी संख्या बता सकते हैं, बहुत सारी संख्या बता सकते हैं, बहुत सारी, एक नहीं अनंत संख्या
हो सकती है 1 और 2 के बीच में, ठीक है, उनके पार्ट हो सकते हैं। अगर जनरली बात करें तो मैं कह सकता हूँ 1/2, ये आधा हो गया। इनके बीच में भी अनंत हो सकती है, इनके बीच में भी अनंत हो सकती है, ठीक है, तो इनको वापस और टुकड़ों में तोड़ दो तो और टूट जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, एक 102 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि देखो हमें पूछ रहा है पी आर एस, ये वाला एंगल पी आर एस, ये वाला एंगल पूछ रहा है। आप मुझे एक चीज बताओ, एक एंगल है, या तो हम इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पहला तरीका, जो ये एंगल होता है 180 में से अगर ये वाला एंगल हटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। और एक्स जो त्रिभुज के तीनों एंगल हैं, त्रिभुज के तीनों एंगल कितना योग होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो दो एंगल तो दे रखे हैं, ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, तो दोनों एंगल को जोड़ दो और 180 में से घटा दो, तो ये आ जाएंगे हमारे कितने, 4 और 9, तो हमारे आ जाएगा 6, और 18 में से 17 में से 9 जाएंगे तो 8, ये आ जाएगा कितना, 86। अब ये 86 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है एक लीनियर एंगल जो होता है वो भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 86 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, और 17 में से 8 गए 94 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 94। इसके अलावा एक प्रमेय है, वो क्या कहती है, ये देखो, ये जो एंगल होता है वो हमेशा उसके P और Q एंगल के योग के बराबर होता है। P और Q एंगल के, एंगल P प्लस एंगल Q ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। जो हमारा बाह्य जो कोण बन रहा है P R S के, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जो बाह्य कोण है हमारा, तो उसके हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बाह्य कोण के हमेशा बराबर होता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारी एक प्रमेय है, ठीक है। इससे भी आप कर सकते थे, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ रहा था आंसर, 94। कितना आ रहा था आंसर हमारा, 94, और वही ये एंगल पी आर एस है। इससे भी आप सीधा कर सकते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 सॉरी 1 9103 के ऊपर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, 103 की। 103 क्या कहना चाहता है कि गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। अब पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या होना चाहिए, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, और अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। हाँ, एक अगर पाठ्य पुस्तक है तो उसमें जो अवधारणा है उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, आवश्यक अंग है। उसकी क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो हार्ड टॉपिक है वो, यानी एक टॉपिक के रिलेटिव टॉपिक है तो वो उसको पहले पढ़ा दिया जाए, उसके मतलब जहां से टॉपिक स्टार्ट करना है, मान लो स्टार्ट करने वाली चीज और एक टॉपिक का एंड है, तो एंड को पहले पढ़ा दिया और स्टार्ट बाद में रखा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए और अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए। और मान लो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय को हमारी दैनिक जो व्यावहारिक जीवन है उसमें भी जोड़ना चाहिए। कि अगर एक बिल्डिंग होगी, एक बिल्डिंग के अंदर कुछ एलिवेशन इस तरह का होगा, अगर ये 60 डिग्री पे ले तो इसकी इसकी हाइट क्या होगी बिल्डिंग की, इसके जो है हाइपोटेनस कितना होगा, वो सारी चीजें जो हैं वो हमें व्यवहारिक जीवन के साथ बतानी चाहिए कि कितनी सीढ़ियां लगेगी, क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड वो बताना चाहिए जो भी टॉपिक है। तो हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 104, एक विद्यार्थी गिलास से भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है।
गिलास से भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। तो विद्यार्थी को स्पष्ट क्या नहीं है, क्या स्पष्ट नहीं है? विद्यार्थी को आयतन की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, आयतन का माप स्पष्ट नहीं है, आयतन का सूत्र स्पष्ट नहीं है, नहीं आयतन की इकाई उसको स्पष्ट नहीं है। आयतन की जो इकाई है उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो इकाई का यूज करने के लिए क्या यूज कर रहा है? गिलास का यूज कर रहा है। आयतन की इकाई का यूज करने के लिए किसका यूज कर रहा है? गिलास का यूज कर रहा है। तो इसको आयतन की इकाई स्पष्ट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 105 की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 वो क्या कहता है? एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? तो एनसीएफ का तो भाई सब सीधा है, देखते ही पता चल जाता है, करके सीखने पर बल देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। एक आदमी ने 800 रुपए को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया है और वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे देता है। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धन होगा। एक बात बताएं आप, बहुत ही सिंपल बात है कि जब हम बात करते हैं 800 रुपए उसने उधार लिए, 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर उसने उधार ली, तो आप साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? SI का सूत्र क्या है? PRT अपॉन 100, यानी हमारा मूलधन, दर और समय, मूलधन, दर और समय बट्टा 100, ठीक है। और CI का सूत्र क्या है? अगर आप CI देखोगे तो CI का सूत्र क्या बनेगा? CI का सूत्र बनेगा P माइनस P इंटू या 1 माइनस दर बट्टा 100 और समय। ये हमारे CI का सूत्र है, ये हमारे CI का सूत्र हो जाएगा। इसमें से ये P जो है इसको पीछे लिखना था, माइनस P, ठीक है। तो यहाँ हमारे CI फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें इसने क्या कहा? 2 वर्ष पश्चात उसके पास धन कितना होगा, यानी CI और SI का अंतर उसने पूछा है। आप एक सीधी सी बात बताएं। सबसे पहले अपन 800 का लेके करते हैं। 800 का 10% की तरफ से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो ये देखते हैं। तो हमने देखा कितने हो गए, 16 160, कितना है आंसर? 160 आ गया। अब हम करते हैं CI। तो CI का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो 800 का 1 माइनस 10/100, ओके। और समय कितना आ गया? 2 वर्ष माइनस 800। ये यहाँ पे प्लस करना है अपन को, क्या करना है? प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा? 800 और इसका कितना हो जाएगा? 110/100, 110/100 माइनस 8, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इन दोनों जीरो से ये कट जाएंगे, दोनों जीरो। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 128/8 माइनस 800। तो 8 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 1 9, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 800। तो आंसर हो जाएगा 168। तो अब पूछा है CI और SI। तो 2 वर्ष पश्चात उसको, जो उसने तो CI पे दिया ना, उसने दूसरे व्यक्ति को धन जो CI पे दिया, तो CI में से उसने लिया SI पे था, SI वाला हटा देंगे, ये CI में प्राप्त ब्याज है, ये SI में प्राप्त ब्याज है। तो उसको कितने रुपए मिले? 8 रुपए उसको मिले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ग की परिधि को लेकर, ओके। वर्ग की परिधि को लेकर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा देते हैं हम। ओके, तो वर्ग की परिधि को लेकर जो हमारा क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुना है। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमें ये कह रहा है, एक वर्ग की त्रिज्या 3 गुना करने पर, वर्ग की त्रिज्या कितनी करनी है? 3 गुना करनी है। तो नई परिधि कितनी है? एक बात बताओ, वर्ग की परिधि होती कितनी है? 2πr होती है, ठीक है। अब उसने कहा जो पुरानी वाली परिधि है वो नई त्रिज्या को 3 गुना कर देते हैं।
अरे तो भाई साहब हो क्या गई, पुरानी वाली परिधि 2 पाई आर थी, नई वाली परिधि 2 पाई आर की 3 गुना हो गई। कितनी गुना हो गई? 3 गुना हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है 108। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 108, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो आप देखो 2 and 20 सबको जोड़कर कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबको जोड़कर किसका भाग लगा दो? 10 का भाग लगा दो। सबको जोड़कर 10 का भाग लगाएंगे तब भी क्या निकल जाएगा? माध्य निकल जाएगा। और एक चीज का और ध्यान दे, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका है कि जब हम चीजों के अंदर डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो। इक्वल डिफरेंस होने पर क्या करना क्या है कि इन सबको इक्वल डिफरेंस होने पर करना क्या है, इन सबको देखो इनके बीच की संख्या कौन सी। आप देखोगे 1 2 3 4, 4 संख्या इधर से छोड़ दो, 4 संख्या इधर से छोड़ दो, पीछे बचा कितना? 10 और 12। तो 10 और 12 के बीच वाली जो संख्या होगी वो उसका क्या आ गया? माध्य होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। वैसे माध्य निकालने का सूत्र क्या है? राशियों का योग, राशियों का योग, सबको जोड़ना है, सबको जितने भी नंबर है बटा राशियों की संख्या। ये वाला सूत्र लगाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा 11। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 109 क्वेश्चन 109 क्या कहता है देखते हैं। (109) क्या कह रहा है देखते हैं। नियम से उदाहरण की और किस शिक्षण विधि में संबंधित है? अच्छा, नियम से उदाहरण की तरफ। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीजों को देख लेते हैं। वो चीजें क्या कहती है? आगमन और निगमन। देखो, आगमन जो मेथड है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और निगमन क्या कहेगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर कहेगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर कहेगा। दूसरा अगर हम कहें इसके ऊपर तो ये भी कहता है कि नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है। जबकि निगमन कहता है कि ये ऊपर से किसकी तरफ है? नीचे की तरफ है। अगर तीसरी पॉइंट अगर इसके बात करें तो ये उदाहरण से नियम की तरफ है, उदाहरण से नियम की तरफ है। जबकि ये जो है वो नियम से उदाहरण की तरफ है। एक और पॉइंट अगर इसके बारे में डिस्कस करें, ये मूर्त से अमूर्त की तरफ है, मूर्त से अमूर्त की तरफ है। जबकि ये अमूर्त से मूर्त की तरफ है। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा, ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। और ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ है। तो जो हम इसके अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे, अब देखो ये कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहना चाहता है। तो नियम से उदाहरण की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ। तो हमने देखा किस मेथड के अंदर कि नियम से उदाहरण की तरफ चलना है, जबकि ये तो उदाहरण से नियम की तरफ चल रहा है। तो आगमन में तो उदाहरण से नियम की तरफ है और निगमन में नियम से उदाहरण की तरफ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसने ये क्रिया की, परिमाप ज्ञात करना था तो उसने ये क्रिया की। तो आप मुझे बताओ, तो यहाँ पे चीजें पता है, 8 मीटर है, 5 मीटर है, उसने परिमाप उसको पता है कि इसको क्या करना है, इनको जोड़ना है। ये 8 मीटर चला, इधर से जोड़ा, इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा। ठीक है, तो इसको पता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? आगमन विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई? आगमन विधि। यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ चले, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चले, यानी विशिष्ट से सामान्य की तरफ चले, या
विशिष्ट से सामान्य की तरफ चले। तो ये कौन सी विधि हो गई? आगमन विधि हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं 101 की तरफ। तो मूल्यांकन में कितने सोपान होते हैं? तो मूल्यांकन में कितने सोपान हो गए? 4 सोपान हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार है, यह कथन गणित की किस प्रकृति को इंगित करता है? तो गणित जो ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी तार्किक प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, लॉजिक की तरफ ऊपर डिपेंड करता है उसका। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या? अरे तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य है ही गणित का कि लोग सोचें, उसकी तार्किक क्षमता को बढ़ाएं। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर इनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से? देखो, नियम से उदाहरण और नियम से उदाहरण की तरफ हमने कौन सा विधि पढ़ी? निगम विधि अभी हमने पढ़ी। ठीक है, निगम से उदाहरण की तरफ। अब नेक्स्ट अपन करते हैं, एक आयताकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 50 और 150 मीटर है। आप मुझे बताएं आयताकार, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर ले लेते हैं, हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक आयताकार खेत के परिमाप के बारे में। तो आपको पता है परिमाप जो होता है आयत का, वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके। और क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होगा? LB। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? तो इसने पूछा लंबाई और चौड़ाई पूछी, तो बात कर लेते हैं। ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? आंसर 50। और लंबाई इंटू चौड़ाई है वो कितना है? 150। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे कि L प्लस B की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 25। जब ये 2 किधर आ जाएंगे? 50 के नीचे, तो कट जाएंगे, कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी वैल्यू। और LB का जो गुणा है वो कितना आ जाएगा? कितना है हमारे पास? 50 है। अब इसको ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हैं आप मुझे एक चीज बताएं, इसके ऑप्शन को उठा के कि दोनों का योग जो है 25 हो रहा है, इस कौन से ऑप्शन में है? 30 5 35 हो रहा है, 25 6 31 हो रहा है, 15 10 25 हो रहा है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड होगा। लेकिन एक चीज हम और देखते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो कि 15 और 10 इनको गुणा करते हैं तब भी कितना हो रहा है? 150। तो परिमाप जो है हमारे पास कितना है? 50 मीटर है। और क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 150 मीटर है। तो अगर हम आयत की जो भुजाएं है, लंबाई चौड़ाई, वो 15 और 10 है, तो ये दोनों सही है। 15 और 10 है तो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 116 की तरफ। तो 116 की तरफ हम बात करते हैं। तो 15 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में करते हैं। कह रहा हूं M1 आदमी D1 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो उसी कार्य को M2 आदमी D2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास पहली टोली तो हमारे पास थी 15 और 48 की, तो इसमें रख दिया 15 आदमी तो करते हैं 48 दिन में, उसी काम को फिर कितने M2 आदमी करेंगे 30 दिन में। तो हम तो M2 की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारे पास इस तरह का प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का। 117वां क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर दूसरी ट्रेन जो कि 300 मीटर लंबी है 60 की गति से चलती है। आप इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज देखें, पहले हमें दोनों गाड़ियों की जो है लंबाई पता होनी चाहिए। यानी हमें करना क्या है? D1 D2 अपॉन उनकी, अब वो दोनों चल किस तरफ से रही है। अगर इन क्वेश्चन को देखें तो दोनों जो है ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही है या एक दूसरे से अलग चल रही है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो जैसे कि हम इन चीजों को देखते हैं कि जो चलकर दूसरी ट्रेन जो उसी दिशा में चल रही है, तो उसी दिशा में तो दोनों की जो गति होगी S1 माइनस S2 हो जाएगी। तो देखो पहली ट्रेन का क्या आपको पता है कितने मीटर लंबी है? नहीं पता। दूसरी ट्रेन आपको पता है? हाँ पता है, 300 मीटर लंबी है। और दोनों ट्रेन का स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 90 माइनस 60, 90 माइनस कितना हो जाएगा? ये
90 माइनस क्या हो जाएगा 60, ठीक है। और इसमें लग कितने रहे हैं 2 मिनट लग रहे हैं, कितने मिनट लग रहे हैं 2 मिनट लग रहे हैं, तो 2 को 60 से घंटे के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ओके। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा D1 प्लस 330 बराबर, ये कट जाए कितनी बार 2 बार, 2 से 2 ये कट गया कितनी बार 1 बार, कितनी बार 1 बार, 60 मिनट का भाग दे देंगे, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये काट दिया, अब हम देखते हैं। अच्छा, एक ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये 300 है, यहाँ पे हमने मीटर में लिए, ये क्या होंगे किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में रखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो 3/10 हो जाएंगे। D1 जो आएगा वो 1 माइनस, बाकी सब तो कट गए इधर से, इधर 1 बचा, 1 माइनस 3/10, तो हमारे पास आएगा 7/10 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 7/10, और किलोमीटर में चेंज करने सॉरी मीटर में चेंज करने 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 700 मीटर, कितना हो जाएगा 700 मीटर, ठीक है। अगर और सिंपल तरीके से अगर इसको समझना था, और भी सिंपल तरीके से अगर इसको समझे, देखो, और भी अगर सिंपल तरीके से इसको समझे तो करना कुछ नहीं है, हमें जो दूरी दे रखी है, दूरी का मतलब D1 और D2, यानी पहली ट्रेन की डिस्टेंस और दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस, ठीक है। उसके अंदर हमें एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करिए तो ज़्यादा जो स्पीड है उसमें से कम स्पीड माइनस करेंगे तो उसमें एक समय लगेगा, और यहाँ पे जो समय लग रहा है वो 2 मिनट लग रहे हैं, इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2/60, ठीक है। और यहाँ पे D1 हमें पता नहीं है, और इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 300 को 300 के नीचे 1000 कर देंगे, क्योंकि इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये किलोमीटर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, आप एक चीज का हमेशा ध्यान दें, एक ट्रेन मान लो ये ट्रेन है T1 और ये ट्रेन है T2, अगर एक ही दिशा में है तो हमेशा इनकी जो सापेक्ष गति होगी वो T1 माइनस T2 रहेगी। अगर ये ट्रेन एक दूसरे के सामने अगर आ रही है और ये T1 है और ये T2 है, तो इनकी जो सापेक्ष गति होगी वो T1 प्लस T2 होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करना है, और यहाँ पर हो जाएगा 2/6, और यहाँ से इस इक्वेशन से D1 की वैल्यू निकल जाएगी। 118 क्वेश्चन, इकाई योजना का प्रतिपादक है, इकाई योजना का प्रतिपादक आपने, ठीक है, पता है, ये सबको पता है, विलियम किलपैट्रिक है। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है, विलियम किलपैट्रिक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं 119 में देखा है कि एक विद्यार्थी 800 रुपये साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% की ब्याज की दर से ये क्रिया कर रहा है। पहले उसने ब्याज का सूत्र, उसको सूत्र पता है, ब्याज का सूत्र लगाया और उसने आंसर निकाल लिया। ये शिक्षण विधि कौन सी विधि के अंतर्गत आती है, तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो शिक्षण विधि है वो किसके अंदर आती है, तो ये किसके अंदर आती है, आगमन विधि के अंदर आती है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें किस तरफ चल रहे हैं, इसमें जो हम विशिष्ट से सामान्य की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। गणितीय मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है, तो हमने देखा गणित के मूल्यांकन उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन, नहीं, मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है, मूल्यांकन में इसमें से कोई भी पद शामिल नहीं होता, क्योंकि जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो है और अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन, ये तीनों प्रक्रिया हैं, ये किसकी प्रक्रिया है, ये शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, एक शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है तीनों ही, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और
मूल्यांकन, एक ट्रायंगल के तीनों है और ये शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इस तरह से हमारा जो ये आज का जो सेशन था वो समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, ठीक है। तो कल करेंगे अपन नेक्स्ट पेपर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आप रोजाना के रोजाना पेपर को सॉल्व करते रहें अपने, ठीक है। और 30 आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 30 ये हमारा सेशन हमेशा चलता रहेगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।